नमस्कार। ई लेक्चर्स की सीरीज में मैं गोपाल कृष्ण पुरोहित आपका स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय संविधान में वर्णित आपात उपबंधों यानी इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में बात करेंगे। हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपात उपबंधों का वर्णन है। अनुच्छेद 352, 356 और 360 आपात उपबंधों से संबंधित है। अनुच्छेद 352 में युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न आपात के बारे में प्रावधान किया गया है, जिसे राष्ट्रीय आपात भी कहते हैं। अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता से उत्पन्न आपात के बारे में प्रावधान है और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में प्रावधान किए गए हैं। तो आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 352 में वर्णित राष्ट्रीय आपात के बारे में। अनुच्छेद 352 ये कहता है कि यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि भारत या उसके किसी भाग में युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई है या ऐसा होने की संभावना है जिससे गंभीर आपात विद्यमान है, तो वह उद्घोषणा द्वारा इस आशय की घोषणा संपूर्ण भारत के संबंध में या उसके किसी ऐसे भाग के संबंध में कर सकेगा जैसा कि उद्घोषणा में उल्लेखित किया जाए। यानी यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि भारत या उसके किसी भाग में ऐसा गंभीर आपात उत्पन्न हो गया है या उत्पन्न होने की संभावना है, जबकि भारत पर किसी दूसरे देश ने आक्रमण कर दिया है या हमारे देश का किसी देश से युद्ध हो गया है या भारत के किसी भाग में सशस्त्र विद्रोह हो गया है, तो राष्ट्रपति 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। यानी ये 3 परिस्थितियां हैं। इसमें ये बात ध्यान देने योग्य है कि राष्ट्रपति केवल आशंका मात्र से, यानी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न वास्तव में नहीं हुई हो, लेकिन ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होने की आशंका हो, तो भी राष्ट्रपति द्वारा आपात उद्घोषणा इस संबंध में की जा सकती है। ऐसी घोषणा को राष्ट्रपति बाद वाली किसी घोषणा द्वारा वापस ले सकता है, रिवोक कर सकता है या उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा आपात की उद्घोषणा तब ही की जाएगी जब पूरे मंत्रिमंडल का, यानी सारे मंत्रिमंडल का लिखित आशय, केवल प्रधानमंत्री का लिखित आशय नहीं, सारे मंत्रिमंडल का लिखित आशय की ऐसी उद्घोषणा की जाए, राष्ट्रपति को संसूचित किया जाए। 1975 में केवल प्रधानमंत्री के कहने पर आपात घोषित कर दिया गया था, लेकिन अब स्थिति ऐसी नहीं है। इसके लिए पूरे मंत्रिमंडल का लिखित में आशय राष्ट्रपति को संसूचित किया जाना आवश्यक है। उसके पश्चात उद्घोषणा, राष्ट्रपति ने उद्घोषणा कर दी, उसके पश्चात उसे संसद का अनुमोदन आवश्यक है, यानी संसद के दोनों सदनों द्वारा उसका अनुमोदन यानी उसकी स्वीकृति आवश्यक है। और वो स्वीकृति 1 माह के अंदर, यानी उद्घोषणा जिस तारीख को हुई है उस तारीख से 1 माह की अवधि के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा, यहाँ ये महत्वपूर्ण बात है कि संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा द्वारा उस उद्घोषणा को स्वीकृत किया जाना, अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। यहाँ यह अनुमोदन किस प्रकार से होगा? यह विशेष बहुमत से, प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत, यानी इस प्रक्रिया को विशेष बहुमत से अनुमोदन किया जाना कहते हैं। तो विशेष बहुमत द्वारा दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन का संकल्प पारित किया जाना चाहिए। अब यदि राज्यसभा ने
इस संकल्प का अनुमोदन कर दिया है और लोकसभा का विघटन हो गया है, या लोकसभा ने अनुमोदन नहीं किया है और 30 दिन के अंदर लोकसभा का विघटन हो जाता है, तो राज्यसभा द्वारा तो अनुमोदन किया जा चुका है। अब जब ऐसी नई लोकसभा पुनः गठित होगी, उसकी प्रथम बैठक के 1 माह के अंदर यदि लोकसभा उसका अनुमोदन कर देती है तो यह आपात उद्घोषणा प्रवर्तन में रहेगी, अन्यथा प्रवर्तन में नहीं रहेगी। अब संसद द्वारा यानी दोनों सदनों द्वारा एक बार ऐसे संकल्प का अनुमोदन कर दिया गया है यानी उसे स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, तो ऐसी उद्घोषणा 6 माह तक प्रवर्तन में रहेगी, यानी आपात उद्घोषणा की अवधि 6 माह तक रहेगी। और इस अवधि से ज़्यादा बढ़ाने के लिए यानी इस अवधि से ज़्यादा समय के लिए उसे जारी रखने के लिए 6 माह पश्चात संसद का अनुमोदन यानी संसद के दोनों सदनों द्वारा उसका अनुमोदन किया जाना पुनः आवश्यक होगा। 6 माह से पूर्व भी ऐसी उद्घोषणा को राष्ट्रपति आदेश द्वारा वापस ले सकता है, प्रतिसंहृत रिवोक कर दिया जाता है। राष्ट्रपति को उस समय भी आपात उद्घोषणा को वापस करना पड़ेगा यदि लोकसभा साधारण बहुमत द्वारा इसे समाप्त करने के लिए संकल्प पारित कर देती है। इसके लिए प्रक्रिया क्या है? यदि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/10 सदस्यों द्वारा लिखित नोटिस उद्घोषणा की समाप्ति के आशय का संकल्प स्पीकर को दिया जाए, लोकसभा स्पीकर को, यदि सदन का सत्र चल रहा है, और यदि सदन का सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति को इस प्रकार का लिखित नोटिस दिया जाए, तो उस पर विचार करने के लिए या तो स्पीकर या राष्ट्रपति, जैसी भी परिस्थिति है, को 14 दिनों के भीतर सदन का विशेष सत्र बुलाना होगा। जैसा कि उल्लेख किया है पहले ही कि ऐसी उद्घोषणा वास्तविक घटना घटने से पूर्व भी की जा सकती है। युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की आशंका मात्र ही पर्याप्त है ऐसी उद्घोषणा करने के लिए। अब हम देखते हैं कि आपात उद्घोषणा का प्रभाव क्या होगा। आपात उद्घोषणा का सर्वप्रथम प्रभाव यह होगा कि संसद द्वारा राज्यों को निर्देश देने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। संघ को, मतलब राज्य की कार्यपालिका शक्ति केंद्र की कार्यपालिका शक्ति के हाथों में चली जाएगी। अनुच्छेद 353 ये कहता है। केंद्र यानी संसद जो है हमारी केंद्र सरकार आपात की स्थिति में राज्यों की कार्यपालिका शक्ति को अधिग्रहित कर लेती है, यानी आपात की स्थिति में राज्यों की कार्यपालिका शक्ति केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के अधीन कार्य करती है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रभाव होगा जो अनुच्छेद 250 में वर्णित है कि राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने का, कानून बनाने का अधिकार संघ को यानी केंद्र को प्राप्त हो जाता है। आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन के समय यानी जब तक आपात की उद्घोषणा लागू रहती है, जारी रहती है, उस समय संसद को राज्य सूची की किसी भी विषय पर विधि बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि राज्य सूची पर राज्य ही विषय विधि बना सकते हैं राज्य सूची के विषयों पर, लेकिन आपात की स्थिति में स्थिति परिवर्तित हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य विधानमंडल की कानून बनाने की शक्ति समाप्त हो जाती है, वो केवल निलंबित हो जाती है। राज्य विधानमंडल भी राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा बनाए गए कानून यानी विधियां केंद्र द्वारा बनाई गई विधियों से असंगत या उसके विरोध में नहीं होनी चाहिए। उसके पश्चात अनुच्छेद 268 से 279 तक जो प्रावधान है, वित्तीय प्रावधान राज्य और केंद्रों के मध्य, उन संबंधों में परिवर्तन हो जाता है
राष्ट्रपति आदेश द्वारा केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंधों में परिवर्तन कर सकता है और ऐसा आदेश जो राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है उसको यथाशीघ्र संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा अनुमोदन के लिए। आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन के समय लोकसभा की अवधि में वृद्धि हो जाएगी, यानी संसद विधि बनाकर लोकसभा की अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है जब तक कि आपात उद्घोषणा प्रवर्तन में है। यह अवधि एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती और जैसे ही आपात उद्घोषणा प्रवर्तन में नहीं रहती यानी आपात समाप्त हो जाता है तो 6 माह पश्चात स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इसके पश्चात एक प्रभाव है, अनुच्छेद 19 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं उनका निलंबन हो जाता है। अनुच्छेद 358 के अनुसार, जैसा कि हम जानते हैं कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता जो हमारे मूल अधिकारों को छीनती हो या उसका अतिक्रमण या उल्लंघन करती हो या उसके विरोध में हो। तो अनुच्छेद 19 में भी स्वतंत्रता का मूल अधिकार हमें प्रदान किया गया है भारतीय संविधान द्वारा। तो जब आपात उद्घोषणा प्रवर्तन में रहती है तो अनुच्छेद 19 में जो मूल अधिकार स्वतंत्रता के हमें दिए गए हैं वो स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। जैसे ही आपात उद्घोषणा की घोषणा होती है अनुच्छेद 19 में प्रवर्त मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है कि अनुच्छेद 19 में प्रदत्त अधिकारों का केवल निलंबन ही होता है, वे बिल्कुल समाप्त नहीं हो जाते और आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने पर पुनः जीवित हो जाते हैं। किंतु आपात के दौरान जो कृत्य किए गए हैं विधायिका द्वारा, उनके विरुद्ध आपात स्थिति समाप्त होने के पश्चात कार्रवाई नहीं की जा सकती है। अनुच्छेद 358 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है, जिसके अनुसार केवल उन्हीं विधियों को न्यायालय में चुनौती दिए जाने से संरक्षण मिलेगा जो आपात की उद्घोषणा से संबंधित है। अन्य विधियों की विधि मान्यता को आपात के दौरान न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। इस संशोधन से पूर्व अन्य विधियों को भी आपात के दौरान न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। इसके बाद एक प्रभाव ये होता है कि अनुच्छेद 359 के अंतर्गत मूल अधिकारों के प्रवर्तन पर निलंबन किया जा सकता है। इसमें एक और बात ध्यान देने योग्य है कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 में वर्णित मूल अधिकारों का निलंबन या उनके प्रवर्तन का निलंबन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जा सकता है, नहीं होता है, वो हमेशा जीवित रहते हैं। अनुच्छेद 359 के अनुसार जहाँ की आपात उद्घोषणा प्रवर्तन में है वहाँ राष्ट्रपति आदेश द्वारा यह घोषित कर सकेगा कि भाग 3 द्वारा दिए गए अधिकारों में से ऐसे को प्रवर्तित करने का अधिकार जैसा कि उस आदेश में वर्णित है, किसी न्यायालय के प्रचलन का अधिकार तथा इस प्रकार वर्णित अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए न्यायालय में लिखित कार्रवाइयाँ उस अवधि तक जैसा कि आदेश में उल्लेखित है निलंबित रहेंगी। ऐसा आदेश समस्त भारत या उसके किसी भाग पर लागू किया जा सकता है। अब अनुच्छेद 368 और 359 में क्या अंतर है, इसे बिल्कुल संक्षेप में इस प्रकार देखते हैं कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जब आपात उद्घोषणा की जाती है या प्रवर्तन में रहती है तो अनुच्छेद 358 के अंतर्गत अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकारों का स्वतः ही निलंबन हो जाता है, जबकि अनुच्छेद 359 का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा आदेश के माध्यम से किया जाता है।
भारत में कब कब आपात उद्घोषणा हुई, यानी राष्ट्रीय आपात कब कब लगा? तो सर्वप्रथम जब 1962 में चीन द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था, तब अनुच्छेद 352 में वर्णित वित्तीय आपात इस आधार पर लगाया गया था कि बाह्य आक्रमण हमारे देश पर किया गया है। 1971 में जब पुनः इस आपात की उद्घोषणा की गई, जब भारत पर पाकिस्तान ने आक्रमण किया था, और 1975 में 26 जून 1975 को राष्ट्रपति ने इस आधार पर आपात की उद्घोषणा की थी कि आंतरिक अशांति से देश की सुरक्षा संकट में है। अब अनुच्छेद 355, यह भी एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। यह प्रावधान करता है कि राज्यों को बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से सुरक्षा प्रदान करना तथा राज्यों के उपबंध, राज्यों के प्रशासन संविधान के उपबंधों के अनुसार चले, यह संघ का कर्तव्य है। यानी अनुच्छेद 355 राज्यों पर दो प्रकार का, अनुच्छेद 355 केंद्र पर, संघ पर दो कर्तव्य अधिरोपित करता है। पहला, राज्यों को आंतरिक अशांति और बाह्य आक्रमण से सुरक्षा देना, और दूसरा, राज्यों को यानी राज्य सरकारों को संविधान के उपबंध के अनुसार चलाए जाने को सुनिश्चित करना। अब एक महत्वपूर्ण वाद है सर्वानंद सोनोवाल बनाम भारत संघ। इस वाद में बाह्य आक्रमण शब्द की विस्तृत विशद व्याख्या की गई है। यह वाद संबंधित है बांग्लादेश के घुसपैठियों द्वारा भारत में अवैध घुसपैठ की गई थी। बांग्लादेशियों द्वारा एक बड़ी मात्रा में भारत में अवैध घुसपैठ की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बाह्य आक्रमण मानते हुए यह कहा था कि इससे आंतरिक अशांति उत्पन्न हो सकती है और भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता और उनकी जीवन की सुरक्षा संकट में पड़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि आज की परिस्थिति में बाह्य आक्रमण एक बहुत व्यापक शब्द है। यह केवल युद्ध से संबंधित नहीं है। आजकल केवल सेनाओं के मध्य युद्ध नहीं लड़ा जाता है, अवैध रूप से बांग्लादेशी प्रवासियों का भारत में रहना, बसना और यहाँ मतदाता बन जाना भारत के नागरिकों के जीवन और सुरक्षा को संकट में डाल सकता है। अतः इसे बाह्य आक्रमण की संज्ञा सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई थी। तो इस प्रकार आज हमने देखा अनुच्छेद 352 में वर्णित राष्ट्रीय आपात, यानी जो तीन परिस्थितियों में अनुच्छेद 352 में वर्णित राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है: युद्ध, या किसी देश द्वारा बाह्य आक्रमण, या भारत में सशस्त्र विद्रोह। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।